वेलकम टू एकेडेक्सल, माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग बेटा शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं, एंड दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी तक हमने एनाटॉमी कंप्लीट कर लिया है, सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, जिसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम पे विजिट करना है, वहां आपको एनोटेटेड पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। जल्दी से जाइए और विजिट करिए टेलीग्राम पेज। और प्लस इसी के साथ जो बच्चे नए हैं, तो बेटा आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि एकेडेक्सल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। और इसी के साथ हम जैसे वीडियोस तो बना ही रहे हैं, बट साथ ही साथ हम असाइनमेंट्स भी देते हैं। जैसे आज मैंने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट करवाया, साइमल्टेनियसली वेबसाइट पे आपके असाइनमेंट भी डन हो जाता है, तो आप वहां से असाइनमेंट चेक कर सकते हो और असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। असाइनमेंट करते टाइम अगर तुमको कोई दिक्कत आती है, अच्छा असाइनमेंट भी हमने ऐसे बनाया बेटा, जैसे ना मैंने 5 लेक्चर लेने हैं, ठीक है, लेट्स एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने 5 लेक्चर लूंगी मैं। अब 5 लेक्चर के 5 असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर का जो असाइनमेंट मैंने लेक्चर लिया है उसी हिसाब का असाइनमेंट होगा, सेकंड भी वही, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम चलेगा, ठीक है। जो मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगी वही तुमको असाइनमेंट में मिलेगा। और लास्ट एक जो 6th असाइनमेंट होगा, जिसको हम कहते हैं चैप्टर रिव्यू एनालिसिस, तो उसके अंदर तुमको क्या मिलेगा, रिव्यू एक्सरसाइज है वो, ठीक है। और उसमें तुमको कंप्लीट चैप्टर का पूरा एक बहुत बड़ी यानी 30 to 50 क्वेश्चंस की तुमको एक पूरा डीपीपी मिलेगा, जिसमें तुमको कंप्लीट सिलेबस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आने की एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी अप्रोच करना चाहिए आपको क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर। तो सीआरई होगा तो तुमको पढ़ना कैसे है, तुमने पहले एनसीईआरटी, तुमने पहले सबसे पहले तो वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद तुम एनसीईआरटी को रेफर करो, है ना, मैं हर बार बोलती हूँ। और एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में तो मैं एनसीईआरटी के पीडीएफ वो लाई हूँ, स्क्रीनशॉट्स, कटआउट्स, तो तुमको दिक्कत ही नहीं आएगी। आराम से हम कटआउट पढ़ेंगे तो तुमको उसमें तो एकदम ही एनाटॉमी में जैसा अपन ने पढ़ा था कितना आसान बना दिया था, कितना इजीली उसको समझ में आ गया। नोट्स भी चल रहे हैं और कटआउट्स भी चल रहे हैं, तो दोनों ही काम तुम्हारे पास साइमल्टेनियसली रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और वैसा ही अभी मैं मॉर्फोलॉजी में भी कराने वाली हूँ, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि हम पहले समझेंगे, टॉपिक समझेंगे, फिर हम कटआउट को देखेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारा एक एनसीईआरटी रीडिंग भी साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो जाएगी। तो एनसीईआरटी रीडिंग आपको करना है। थर्ड आपको जो चीज करनी है दैट इज कि आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और असाइनमेंट जो है वो तुमको मिल जाएगा वेबसाइट पे, तुमको असाइनमेंट मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है, यू कैन चेक फ्रॉम दैट। फिर उसके बाद साथ साथ ही आप असाइनमेंट जब तक करते जाएंगे, इफ यू आर स्टक इन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में लिखते ही हमको पता लग जाएगा, एंड आई विल बी देयर फॉर टू हेल्प यू। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी, जहां भटके वहां हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्रॉपर। हमारी डाउट क्लासेस होती है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको डाउट क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो डाउट क्लास में तुम चैप्टर के क्वेश्चंस पुट आउट कर सकते हो, जो तुमको पूछना है वो पूछो, खुला प्लेटफॉर्म है तुम्हारे पास, एंड यू आर वेरी मच फ्री टू आस्क एनीथिंग व्हाट यू वांट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो बेटा, एनाटॉमी हमने कंप्लीट कर लिया है और एनाटॉमी के हिसाब से जो हमने एनाटॉमी कंप्लीट किया था, एनाटॉमी के हिसाब से हमने ये चीज देखी थी कि एनाटॉमी वाज इंटरनल स्टडी, है ना। एनाटॉमी में हमने क्या देखा और मैंने पहले क्यों पढ़ाया। अब बच्चे ना, कई बच्चे तो यही पूछेंगे कि मैम मॉर्फोलॉजी पहले पढ़ते हैं, आपने एनाटॉमी पहले क्यों पढ़ाया। काफी बच्चों का डाउट होगा। देखो बेटा, जब आप इंटरनल स्टडी समझ जाओगे ना, अब आपने एनाटॉमी पढ़ ली, तो जब तुम्हारे वर्ड्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरिस्टम, तब तुम शूट एपेक्स, है ना, रूट एपेक्स, तो ये वर्ड्स जब आप तुम्हारे आएंगे ना, तो तुम अब फेमिलियर हो, अब तुमने सुना है ये वर्ड। इसीलिए मैं पहले एनाटॉमी पढ़ाती हूँ रादर देन टेकिंग मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बहुत इजी चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज वेरी इजी चैप्टर।
दिस इज वेरी एक्सट्रीम इजी चैप्टर। होगा क्या इसके अंदर पूरे में, हमको क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स। आपको क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एनाटॉमी में हमने पढ़ा था इंटरनल स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म, यहां आपको पढ़ना है एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म। सिंपल चीज है। अब मॉर्फोलॉजी में मैम हार्ड होता है, फैमिली आती है, ये होता है वो होता है, बहुत बच्चे बोलेंगे, ठीक है, पर सब चीजों की ट्रिक है। जैसे हमने प्लांट किंगडम की फैमिलीज की ट्रिक याद करी थी, एग्जांपल्स की ट्रिक याद करी थी, यहाँ पे भी होंगे एग्जांपल्स, यहाँ पे भी मैं तुमको ट्रिक बताऊंगी। तो शांति से आराम से लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक कंप्लीट देखना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैम आज लेक्चर 1 देख लिया, अब ठीक है अब लेक्चर 1 तक तो सभी देख लेते हैं, 5th तक मैं देखती हूँ कि बच्चे ना छटने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा 5th तक जा पाता है। तो जो बच्चा 5th तक जा पाएगा, जो बच्चा उस लेवल तक जा पाएगा कि हाँ मुझे तो पूरा चैप्टर देखना है, तो वही बच्चा जो है नीट में क्लियर हो पाएगा बेटा। आप लोग अगर इतना ज्यादा इस तरीके से देखोगे कि यार ये तो चल रहा है ठीक है, 1 में आ जाते हैं, मस्ती करके चले जाते हैं, 2 3 4 निकल गए, ऐसा मत करो प्लीज। मेक दिस रेगुलर, मेक दिस ऑन डेली बेसिस। यू हैव टू वॉच लेक्चर्स एंड हमने रिकॉर्ड करा है तो आप लोगों के देखने के लिए ही है वो, ठीक है। इसी के साथ हम जब डाउट सेशन लेते हैं तो डाउट सेशन में तुमको क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तुम जो तुमने पढ़ा है उस पर। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको यूटिलाइज करो, यूज करो। चलो अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल स्टडी। अब एक्सटर्नल स्टडी सारे तुम्हारा ऑब्जर्वेशनल बेसिस पे आएगा, यानी कि ये कुछ अलग चीज नहीं है। एनाटॉमी में मैं ये चीज बोलती हूँ कि हाँ ये तुमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एनाटॉमी ऑफ रूट, तुमने कभी रूट को काट के देखा नहीं, तुमने कभी डाइकॉट स्टेम को काट के देखा नहीं। सेम गोज विद मोनोकॉट को कभी तुमने सच ब्रेक करके उसका टियर सेक्शन लेके या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेके तुमने कभी देखा ही नहीं। तो तुम्हारे लिए कंप्लीट नया, क्योंकि तुमको दिखा ही नहीं कभी कि हाँ यार इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको मैं एपिडर्मिस बोलूं, इसके अंदर ऐसी लेयर होती है जिसको मैं मीजोफिल्स बोल सकती हूँ, है ना, या इनको कॉर्टेक्स बोला जाता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्क्यूलोबटनल, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी माइक्रोस्कोपिक। अनटिल एंड अनलेस आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया स्कूल में, तुमको नहीं समझ में आएगा। इट्स ओके, नहीं आएगा, नहीं है तो वो चीज के लिए हमने वी रिवाइज्ड दैट और हमने उसको समझा, हमने उसको पढ़ा, ठीक है। तो एनाटॉमी में वो वाला फेज आ जाता है कि मैम ये देखा ही नहीं है तो कैसे समझे। मॉर्फोलॉजी तुम्हारे लिए इजी इसीलिए होने वाली क्योंकि तुमने सब देखा है। यहाँ जो चीज मैं पढ़ाऊंगी तुम सब ने कहीं ना कहीं वो चीज देखी है। अब तुम सबको पता है कि रूट कैसी दिखती है, तुम सबको पता है शूट कैसा दिखता है, लीफ कैसा दिखता है ना। और वही चीज हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे क्या क्या इसके अंदर, देखो सबसे पहले पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या क्या पार्ट होते हैं, रूट शूट मतलब रूट स्टेम लीफ, है ना, रूट शूट बोलूं तो। मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट ये आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा। और अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट भी एनसीईआरटी में तो एडेड नहीं है बट स्टिल ये नीट में ऐड हो चुका है। तो ये नीट 2025 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस भी हैं, है ना। रिवाइज्ड सिलेबस में जैसे अपना टिश्यू अपन ने पढ़ा था ना, तो टिश्यू आया था उस पे कंप्लीट, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में टिश्यू कंप्लीट करवाया था, क्योंकि चाहे वो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है बट वो नीट के सिलेबस में दिया हुआ है तो हमें पढ़ना है। सेम गोज विद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। नाउ दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करोगे उसमें दिया है, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में अगर दिया है तो इसका मतलब आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये वापस ऐड करवाया है एनसीईआरटी के रिवाइज सिलेबस में, मॉडिफिकेशंस आया है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशंस को हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के अंदर और बताऊंगी क्या मैं तुमको, कटआउट जो मैंने लिया है वो ओल्ड एनसीईआरटी का लिया है तो तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। ओल्डर एनसीईआरटी का कटआउट है तो आराम से पढ़ना उसको, समझना उसको और तुमको इजीली क्लियर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ शूट और एनाटॉमी ऑफ शूट। शूट कैसे बना और शूट के क्या क्या मॉडिफिकेशंस थे, ठीक है। एरियल पार्ट, ओके। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स आर दोज वस्क्यूलर प्लांट्स इन विच सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करूं तो एंजियोस्पर्म मेरे पास सबसे डेवलप्ड प्लांट स्पीशी आई थी,
सबसे डेवलप्ड, है ना, हाईली डेवलप्ड स्पीशी थी, जिसके अंदर प्रॉपर वस्क्यूलर बंडल थे, जिसके अंदर प्रॉपर एम्ब्रियो भी फॉर्म हो रहा था, फेनेरोगेम्स भी थे, है ना, स्टेमन और पिस्टल जो था आपको विजिबल भी था, तो सारी चीजें वाज ऑन टॉप, है ना, फ्रूट भी बन रहे थे, फ्रूट के अंदर सीड भी था, सीड वॉज ऑल्सो एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट, ओवरी प्रॉपर तरीके से एनोट्रोपस ओव्यूल हमने देखा, तो एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, वेरी करेक्ट, कि जैसा हम चाहते थे एक प्लांट हो, प्लांट एग्जैक्ट वैसा ही। तो एंजियोस्पर्म इज दी प्रायर मोस्ट कैटेगरी, इज दी टॉप मोस्ट कैटेगरी, कि हाँ यार प्लांट अगर होना चाहिए तो दैट शुड बी अ काइंड ऑफ एंजियोस्पर्म, इसको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, है ना। जिसमें हमने दिक्कत पढ़ी, जैसे हमने टेरिडोफाइट में बोला कि यार ये तो सिर्फ क्रीपी क्रॉलिंग है, या ये सीड सीड फॉर्म कर तो रहे हैं पर अभी भी विजिबल नहीं है ना, सीड के बाहर इंटेग्यूमेंट ही नहीं है, तो अभी तक सीड हम बोलेंगे ही नहीं फिर उसको सीड, इट वॉज प्रिकर्सर टू सीड, जो हमारे पास टेरिडोफाइटा थे वो दैट वाज प्रिकर्सर टू सीड, फिर हमारे पास जिम्नोस्पर्म आया, एक और इवोल्यूशनरी स्टेप, और जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि यार सीड अब बन चुका है, इसके बाद हमारे पास आया एंजियोस्पर्म, की सीड बना तो है, बहुत अच्छी बात है सीड बना है, पर इसके बाहर एक लेयर है, और उस लेयर को हमने नाम दे दिया ओवरी यानी फ्रूट, तो सीड है पर सीड के बाहर एक लेयर है और उस लेयर का नाम है ओवरी, सिंपल। तो ये जितनी चीजें हमने देखी ये इवोल्यूशनरी बेसिस था, है ना, ये इवोल्यूशनरी बेसिस था कि यार इवोल्यूशन के टाइम, अब एल्गी को देख लो, बेचारा इतना पिछड़ा हुआ आदमी, वो बेचारा पानी से बाहर नहीं निकल पाया, उसको रिप्रोडक्शन करवाना है, कुछ भी करवाना है, पानी से ही नहीं निकल पाया आदमी का, क्या आप आगे फ्रूट फ्लावर ये सोच ही नहीं सकता कोई इंसान, ठीक है। फिर ब्रायोफाइट, फिर एवोल्यूशनरी बेसिस के हिसाब से आए धीरे धीरे लैंड पे टेरिडोफाइट, फिर उसके बाद जिम्नो, फिर एनजीओ, तो ऐसे करते करते एंजियोस्पर्म वाज द लास्ट स्टेज वेयर वी गेट अ कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट प्लांट विद फ्लावरिंग पार्ट, है ना, फ्लावरिंग पार्ट था, इसीलिए हम इसको कहते थे फ्लावरिंग प्लांट्स। So the plant body of angiosperm or the flowering plants primarily consist of axis which is differentiated into root system, shoot system. अब ये 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ता है अपन, है ना, रूट सिस्टम मैम रूट कंप्राइज करेगा, शूट सिस्टम शूट अपर एरिया, है ना, रूट सिस्टम क्या हो जाएगा, ये नीचे सॉइल के नीचे वाला सारा रूट और सॉइल के ऊपर वाला सारा आपके पास आ जाएगा शूट एरिया। यही चीज है रूट और शूट पार्ट, यही सिस्टम्स हमने पढ़ने। चलो अब सबसे पहला पार्ट देखो, सबसे पहला पार्ट देखो रूट सिस्टम का। द रूट सिस्टम नॉर्मली लाइज, ब्लू ये लेते हैं और कुछ, The root system normally lies underground and consists of main root and its branches. अब रूट सिस्टम को देखने के लिए बेटा अपने को रूट पहचाननी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। अब रूट सिस्टम में आएगी रूट्स, और रूट्स की प्रॉपर्टीज देखो कि रूट्स दिखती कैसे है या कैसी हो सकती है। दिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट रूट विच लाई टू द सेंटर, ओके। तो अब हम रूट की बात करते हैं। सबसे पहले रूट क्या होता है बेटा, अंडरग्राउंड, फर्स्ट पॉइंट इट इज अंडरग्राउंड। सेकेंड, कि अगर अंडरग्राउंड है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ना जियोट्रॉपी दिखा रहा है, जियोट्रॉपी यानी कि ग्रेविटी को फॉलो कर रहा है, ये इट इज टूवर्ड्स ग्रेविटी। और इफ इट इज टूवर्ड्स ग्रेविटी तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी इज नोन एज ट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, क्योंकि भाई नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जाता ही जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा ही पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म भी शो करता है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म भी शो कर रहा है। अगर मैं बात करती हूँ लाइट की, तो कभी भी फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव नहीं शो करता, लाइट की तरफ नहीं आता, ये लाइट से दूर जाता है, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, सॉरी।
नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म यानी लाइट टुवर्ड्स लाइट, ये कभी भी पॉजिटिवली मूव नहीं करता, नेगेटिवली दूर जाता है ना लाइट से। तो रूट तो लाइट से थोड़ी ना अट्रैक्ट होती है, तो लाइट की दूर जाती जाती है, उसको लाइट चाहिए ही नहीं, वो अंधेरा पसंद करती है। तो ये हमारे पास आता है। तो रूट क्या है हमारे पास, एक ऐसा स्ट्रक्चर है। अब रूट के बेटा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स आ जाती है मेरे पास। चलो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, मैं इसको एक साथ ही बताती हूँ। पहले अपन रूट देख लेते हैं, ऐसा ही स्टेम आएगा, तो मैं एक एक करके इनको कंप्लीट डिस्कस करूंगी, है ना। पहले अपन शूट लीफ तीनों ही देख लेते हैं, रूट स्टेम लीफ, फिर मैं रूट को पूरा समझाऊंगी, फिर शूट को पूरा समझाऊंगी, फिर लीफ को पूरा समझाऊंगी, ठीक है। चलो शूट सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ, तो शूट सिस्टम इज नॉर्मली यूजुअली एरियल एंड कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, ब्रांचेस और लीफ। यही तीन चीजें आती है। एरियल मतलब इन एयर, एयर हवा में रहता है। हमने कभी देखा है कि ये मतलब एरियल एज इन कि ऊपर की तरफ का पार्ट है ना, इट्स नॉट अंडरग्राउंड। बट अभी तुम देखोगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में जब हम बात करते हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम भी आती है। मॉडिफिकेशंस अभी पढ़ेंगे ना, मॉडिफिकेशंस में आप देखोगे कि अंडरग्राउंड स्टेम भी है। तो इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस कि एरियल तो होता है मोस्टली, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली द शूट सिस्टम इज एरियल एंड sometimes it can be underground। अभी अपन मॉडिफिकेशन में बात करेंगे, ओके। एंड कंप्राइज ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, ये हम देखते ही हैं, और लीफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्टेम की अगर मैं बात करूं, सिमिलर टू रूट्स, स्टेम को देख लेते हैं। स्टेम को अगर देखते हैं तो एट इंटरवल द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस possess swollen areas called nodes। चलो इसको बनाते हैं। विजिबल नहीं है, ये विजिबल है, ओके। ये देखिए इस तरीके का आपका शूट सिस्टम होता है ना, ऊपर वाला यानी ग्राउंड से ऊपर वाला शूट सिस्टम है। अब शूट सिस्टम में अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट होता है ना बेटा, जहां पे ये पत्ता जुड़ा हुआ है स्टेम से, जिस पॉइंट पे ये लीफ जुड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं नोड। दिस पॉइंट इज नोन एज नोड। और इस नोड, अब ये नोड है, ये भी ऐसा ही सेम नोड है, दिस इज अगेन अ नोड, ठीक है। अब दो नोड के बीच का अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, इट इज कॉल्ड इंटरनोड। कॉल्ड इंटरनोड, ठीक है। तो दो नोड्स के बीच का अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो उसको कहा जाता है इंटरनोड। तो हुआ क्या कि एट इंटरवल्स द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस possess swollen areas, थोड़ा सा swollen रहता है, जिसको हम नोड्स कहते हैं। पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। दो नोड्स के बीच का जो पार्ट है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। यहाँ मतलब अभी के लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में ऐसी आधी कोई भी बात ऐसी नहीं रहेगी एक्सेप्ट फॉर मॉडिफिकेशंस। मे बी सम ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट बट मेनी ऑफ यू हैवंट। तो मॉडिफिकेशंस जो होगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए अनफेमिलियर होगा। बट अभी जो मैं रूट शूट या रूट स्टेम लीफ बताऊंगी, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है जो तुमने सुनी ही नहीं, है ना। अभी तक भी कोई बात आई नहीं और अभी आएगी भी नहीं कि तुमने कोई बात सुनी नहीं। बेटा पूरे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में तुमको आधी बात ऐसी नहीं लगेगी कि मैम ये मैंने देखा नहीं है या मैंने सुना नहीं है। तुम आसपास देखोगे तुमको मतलब पता लग जाएगा कि अच्छा ये था, अरे आलू जो मैं रोज खा रहा हूँ ये एक मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल था। प्याज जो हम रोज खा रहे हैं ये मॉडिफाइड है, ओके। तो अब जिंजर मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल था। मतलब तुम जब चीजें देखोगे, जब तुम पढ़ोगे और तुम उनको एनालाइज करोगे, तुम्हारे सामने वो चीज दिखेगी, तो तब तुम लोगों के लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में कुछ हार्ड नहीं है बेटा, मॉर्फोलॉजी को बस पढ़ना है ढंग से और ऑब्जर्व करना है। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग थिंग्स। आसपास देखो तुमको पता लग जाएगा अच्छा ये था, अरे यार बिना फालतू दिमाग लगा रहा था, आसान था। चलो लीफ की अगर बात करते हैं तो इट इज ग्रीन एक्सपैंडेड लेटरल आउटग्रोथ। लेटरल यानी साइडवर्ड्स ग्रो हो रही है, ये साइडवर्ड्स ग्रो होती है, लेटरल तरीके से ग्रो होती है इस तरफ,
which develops on the stem and its branches and the region of node. Region of node, अभी जो बनाया ना अपन ने ये वाला एरिया, this is node, और ये node पे डेवलप होती है, तो this is node, और node पे डेवलप होने वाले स्ट्रक्चर को जो लेटरली ग्रो होगा उसको हम कहते हैं लीफ। ठीक है, अब ये लीफ में क्या क्या चीजें आएंगी? लीफ कंसिस्ट ऑफ लीफ बेस, पिटियोल और लीफ ब्लेड और लेमिना। ये हम लेमिना, लीफ ब्लेड और पिटियोल की बात जो है ये भी हम जो है डिस्कस करेंगे और डिटेल में लीफ को लेंगे तब। अभी अपन बात करते हैं रूट की। अब आ जाओ अपने पास प्रॉपर रूट, हेडिंग डाल लो, द रूट सिस्टम और द रूट, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। चलिए, ये हमारे पास रूट सिस्टम था, है ना। रूट सिस्टम में अभी अपन रूट्स की बात करते हैं। अब ये बोलता है मेरे को कि देयर इज मोस्ट प्रोमिनेंट रूट व्हिच लाई एट द सेंटर एंड इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। इट बेयर्स सेवरल लेटरल रूट्स कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। चलो इसको समझते हैं पॉइंट को। क्या बोलना चाह रहा है कि जब मैं एक रूट बनाती हूं तो इस रूट का आप स्ट्रक्चर देखना बेटा। अब ये स्ट्रक्चर अगर एक बेसिक रूट का हम देखते हैं तो यहां मुझे सबसे पहले तो क्या दिख रहा है कि एक जो सेंट्रलाइज्ड है, इतनी बड़ी जो सेंट्रलाइज्ड है, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी रूट। जो सबसे पहले डेवलप हुई, फर्स्टली डेवलप्ड। देखो अगर एक एम्ब्रियो बनता है, ये एक सीड होता है, और सीड जब डेवलप होता है तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, है ना। तो मतलब एम्ब्रियो जब डेवलप होता है उसको हम सीड कहते हैं। तो ये जो सीड है, जब ये सीड जर्मिनेट करता है तो ये किस तरीके से जर्मिनेट करता है बेटा? ये दो पार्ट्स निकालेगा। दो पार्ट्स यानी एक पार्ट तो ऊपर की तरफ जाएगा शूट वाला, और एक पार्ट जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब सीड एक जर्मिनेट करता है ना, उसका एक ऊपर वाला हिस्सा होता है शूट वाला, और एक रूट वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो जो शूट वाला हिस्सा होता है जो आगे जाके शूट बनाएगा, इसको हम कहते हैं प्लिम्यूल पार्ट, और जो रूट बनाता है उसको हम कहते हैं रेडिकल पार्ट। तो प्लिम्यूल पार्ट और रेडिकल पार्ट। ठीक है, प्लिम्यूल पार्ट क्या बनाएगा आगे जाके? शूट। और रेडिकल पार्ट आगे जाके क्या बनाएगा? द रूट। ठीक है, तो ये इस तरीके से जर्मिनेट करता है। अब तुम सोचो, जब रेडिकल पार्ट, ये रूट वाला जो एरिया डेवलप कर रहा है, इस रूट के अंदर सबसे पहले प्राइमरी रूट डेवलप होती है। ठीक है, इस रेडिकल पार्ट से सबसे पहले जो चीज डेवलप हो रही है, connected to this radical part, the first forming structure is called primary root. ठीक है, the later form structures कि भाई बाद में बनते गए। ठीक है, अब एक रूट तो बन गई ना, अब आगे बनती जाएगी। एक, कभी तुमने देखा है एक पौधे की सिर्फ एक ही रूट हो? स्कैटर्ड होती है ना, क्योंकि पानी लेना होता है बहुत जगहों से, तो स्कैटर्ड रूट सिस्टम हमको पूरा देखने को मिलता है। यानी हुआ क्या कि रेडिकल ने तो एक ही रूट बनाई थी, पर ये रूट अब स्कैटर हो जाएगी, और जैसे जैसे रूट स्कैटर होगी वो क्या बनाती जाएगी? वो क्या बना देगी? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो पहला आता है आपके पास प्राइमरी रूट, सेकंड इज योर सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट क्या हुआ, मैं भी फिर लिख देती हूँ, यहां ऊपर लिख भी देती हूँ। प्राइमरी रूट इज व्हाट? द फर्स्ट फॉर्म्ड रूट। फर्स्ट फॉर्म्ड रूट, फर्स्ट फॉर्म रूट फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, सेकंड आता है सेकेंडरी रूट, लेटर फॉर्म्ड रूट।
लेटर फॉर्म्ड रूट फ्रॉम प्राइमरी रूट, प्राइमरी से निकल रही है सेकेंडरी, ठीक है, और प्राइमरी कहां से निकल रही है, इस रेडिकल वाले एरिया से। तो जब सीड जर्मिनेट करता है, जब सीड जर्मिनेट कर जाता है एक फेवरेबल टेम्परेचर देख के, तो एक रीजन निकलता है प्लूम्यूल, एक रीजन निकलता है रेडिकल। वो रेडिकल वाले रीजन का सबसे पहला रीजन जो रूट ही बनाएगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट लीड्स टू सेकेंडरी रूट्स, वो सेकेंडरी रूट्स में सेग्रीगेट होती जाएगी, सेकेंडरी रूट्स आगे की तरफ फैलती जाएगी, टर्शरी, और ब्रांचिंग कर ली तो टर्शरी, क्वाटरनरी, और ऐसा करते हुए पूरी फैल जाती है, पूरा एरिया कवर कर लेती है वो, ठीक है। तो सब पूरा सराउंडिंग अपने आसपास का कवर कर लेना सेकेंडरी रूट्स का काम है। प्राइमरी बेचारी एक रहती है, सीनियर है, मदर है, तो वो एक रहती है, ठीक है, वो फैला देती है पूरा सेकेंडरी, ठीक है, क्लियर। चल अगला देखो, तो अब सेंटेंस समझ में आएगा तुमको। मोस्ट प्रोमिनेंट रूट विच लाई एट द सेंटर एंड इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, इट बेयर सेवरल लेटरल रूट्स एंड कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। लेटर रूट्स है, बाद में बन रही है, ये कोई पहली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द रूट इज नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, नॉन ग्रीन है। अब देखो ये मैम क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्या चीज कोई नहीं है क्या, हम तो जानते ही हैं ये चीज, बेटा जी सब जानते हैं ये चीज, बट द थिंग इज कि जब तक आप लिखोगे नहीं, ये बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं जो तुम्हारे आंसर को इतना एनहांस कर देगी कि वो ऐसा बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। और एग्जामिनर जब चेक करता है उसको बड़ी खुशी होती है, अरे यार मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन दिया, इसने इतना बढ़िया लिखा। तुम 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना सा लिख के आओगे तो एग्जामिनर कहे क्या है, क्या नंबर दूं इसमें। अब तुम सोचो कि एग्जामिनर सर ये तो ऑब्वियस था ना कि रूट अंडरग्राउंड होती है, ये तो ऑब्वियस है ना कि वो उसमें नोड्स इंटरनोड्स नहीं होते, ऑब्वियस है, एग्जामिनर डू नो दिस, बट तुम्हें लिखना पड़ेगा। पेपर हमेशा ऐसे करो, मेरी टीचर हमेशा ऐसे बोलती थी, पेपर हमेशा ऐसा करो कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, जो आना है तुमने सिखाना है, ठीक है। तो तुम ऐसा लिखो कि जब वो पढ़े उसको तो उसको लगे हाँ यार अच्छा ये प्रोसेस था, मेरे को आज पता लगा है, ऐसा था ये। तो ऐसा लिखो कि वो पढ़ के ऐसे बोले कि हाँ यार ये ऐसा था, अच्छा ये प्रोसेस था, तो उसको पढ़ाना है। अब तुम अगर यही सोच के बैठे हो कि सामने बच्चे को पता ही है, तो तुम पता ही है फिर तो, अरे नीट तो तूने क्रैक कर ही दिया पता ही नहीं होता। तुम बताओ कि देखो भाई कितनी बेसिक बात है, ग्रीन कलर की रूट नहीं होती, ग्रीन नहीं होता तो फोटो क्लोरोफिल ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा क्या, नहीं होगा। नेक्स्ट, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट बनाएगा, डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड, रेडिकल से डेवलप हो रहा है, अभी अभी मैं लिख के चुकी हूँ, रेडिकल से डेवलप होगा, ठीक है। ये नेगेटिव, अभी जितने पॉइंट्स अपन ने लिखे ये वाले, टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा, है ना, हाइड्रोट्रॉपिज्म पॉजिटिव दिखाएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगा, अंडरग्राउंड है, लाइट पसंद नहीं है अगले को, समझ रहे हो। ये सारी चीजें एग्जामिनर को पता है बट स्टिल तुमको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एक पॉइंट और कि इसमें नोड्स इंटरनोड्स नहीं होते, डू नॉट बियर डू नॉट बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स, है ना। नोड्स इंटरनोड्स तो हो सकते ही नहीं, नोड्स इंटरनोड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिर्फ स्टेम का। अगर तुमको कहीं पे भी नोड इंटरनोड की बात कर देना, तो चाहे वो अंडरग्राउंड, मैं तुमको ऐसा बोलती हूँ कि एक प्लांट है ना, अंडरग्राउंड है, नोड इंटरनोड प्रेजेंट है, क्या टिक करके आओगे, रूट है कि स्टेम है। एक प्लांट है, अंडरग्राउंड है, ठीक है, नोड इंटरनोड प्रेजेंट है अंडरग्राउंड प्लांट में, है ना। अब बताओ ये कौन सा पार्ट है, रूट है या ये स्टेम है बहुत सारे बच्चे होंगे कि मैम अंडरग्राउंड है तो रूट ही बना देते हैं, ये सारी क्वालिटीज तो उसकी रूट की दिख ही रही है। बट फिर कई इंटेलिजेंट्स ये होंगे जो ये बोलेंगे कि मैम नोड इंटरनोड है, और नोड इंटरनोड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टेम का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेम होगा, ना कि रूट होगा। तो दिमाग लगाओ, दिमाग के ताले खोल के आओ, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं।
आ गए, चलो भाई फीचर में ही लिख दिया, इसलिए सबसे पहला पॉइंट ही आ गया है हमारे पास कि नोड इंटरनोड अगले के पास है ही नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें लिख के लाती हूँ, पर तब भी मेरी आदत है मैं लिख देती हूँ। तो अगर तुमको लिखना है तो तुम लिख भी सकते हो, तुम्हें टेक्स्ट देखना है तो तुम्हारे पास वो भी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। ओके, डज नॉट बेयर नोड एंड इंटरनोड नहीं है। डज नॉट बेयर लीफ एंड बर्ड्स, दोनों ही, these two are the characteristic feature of stem, the shoot part, ठीक है, रूट में नहीं मिलेगा। नॉन ग्रीन है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल एब्सेंट है ना, यही लिख लो। नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ही नहीं है। रूट फंक्शन, सॉरी, द फंक्शनल रूट कवर्स अ टिप बाय रूट कैप। अब रूट कैप को अभी समझेंगे। नियर दिस कैप, नियर दिस टिप द रूट बेयर यूनिसेल्युलर ट्यूब्यूलर रूट हेयर। ओके, चलो वो डायग्राम बनाते हैं। कुछ रूट सा कलर लेते हैं, ग्रूट, ग्रीन तो ग्रूट हो जाएगा, रूट। अभी वाला देखो, हाँ ये वाला दिख रहा है, चलो। अरे तुम्हारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। ठीक है, अब आता है मेरे को थोड़ा सा लेबलिंग वाला पार्ट। ये आ जाएगा अपने पास सॉइल और सॉइल के पास वाला रीजन, ठीक है। अब देखो दो वर्ड समझो, एक तो सॉइल के पास वाला रीजन होता है, दो एंड्स आते हैं बेटा अपने पास, कोई भी चीज होगी उसके दो एंड्स होंगे, प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल, डिस्टल एंड वो होगा जो दूर होगा, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, जो दूर होगा वो डिस्टल एंड है, जो पास में है वो प्रॉक्सिमल एंड है। तो सॉइल के पास में जो रीजन है, सॉइल के पास में ये वाला रीजन है, ये हो जाएगा अपना प्रॉक्सिमल पार्ट। सॉइल को मैं यहां लिख दूंगी, ये हो जाएगा मेरा प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। ये हो जाएगा डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड, दूर वाला रीजन, पास वाला रीजन, किसके रिस्पेक्ट में, सॉइल के रिस्पेक्ट में। हर चीज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। सॉइल के रिस्पेक्ट में दूर वाला रीजन, पास वाला रीजन, तो सॉइल के रिस्पेक्ट में यहां आ जाएगी मेरे पास सॉइल, और इस सॉइल के रिस्पेक्ट में पास वाला रीजन इज दिस रीजन, दूर वाला रीजन इज दिस रीजन। मार्किंग शुरू करते हैं जल्दी से। यहां आता है मेरे पास रूट कैप, सेकंड आता है मेरे पास ये वाला जोन, है ना, इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन।
अब मेरिस्टम समझ में आ जाएगा ना तुमको, मेरिस्टम समझ में आ गया ना अब तुमको, क्या हो सकता है मेरिस्टमेटिक जोन, जहां पे मेरिस्टम प्रेजेंट है, जो अपना डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट है, ग्रीन कलर में दिखाया भी है इसको, डिवाइडिंग सेल्स है यहाँ बहुत सारी, ठीक है। फिर आता है मेरे पास ये वाला एरिया, जोन ऑफ एलोंगेशन, और इसके ऊपर वाला रीजन ये वाला जोन ऑफ मैच्योरेशन। चलो अब मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास रूट कैप, तो रूट कैप की प्रॉपर्टीज लिखो। अब देखो रूट कैप क्या होता है बेटा जी, रूट कैप वाला जो रीजन होता है ये थोड़ा सा ये पहला कि ये एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ रूट एपेक्स आएगी, एपेक्स मतलब टिप है ना, उस टिप को ये प्रोटेक्ट करता है। तो रूट कैप वाला रीजन क्या करता है, प्रोटेक्ट दी मेरिस्टम रीजन, प्रोटेक्ट दी एपेक्स, रूट एपेक्स। प्रोटेक्ट दी रूट एपिक्स। भाई सॉइल देखो कितनी ज्यादा रफ है ना, बंजर जमीन अगर हुई तो, बेकार सी सॉइल अगर हुई तो सॉइल कितनी ज्यादा रफ है, और रूट को अंदर की तरफ प्रोट्यूड होते ही जाना है, होते जाना है, तो उसको अंदर की तरफ मूव करते जाना है। और उस मूवमेंट के लिए अगर उसकी टिप पे जो ये रूट कैप है, अगर यही प्रेजेंट नहीं हुआ, यहाँ तो नई सेल है ना बेटा, मेरिस्टम रीजन में तो नई नई सेल है, ये तो नई नई सेल बन रही है। अब अगर मैं डायरेक्टली नई नई सेल को एनकाउंटर करा दूं रूट में, डायरेक्टली नई नई सेल पहली पहली बार बनी है और डायरेक्ट रूट में छोड़ दूं, तो कैसे बन पाएगी, ये तो मर जाएगी, इसका तो काम ही खत्म, टाटा बाय बाय, ये तो हो ही नहीं सकती, ये बेचारी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट रहता है, कि भाई रूट कैप अंदर की तरफ ड्रिल करता जाएगा, अंदर की तरफ मूव करता जाएगा सॉइल में, और जैसे जैसे सॉइल में मूव करेगा वैसे वैसे ये एक जगह बनाता जाएगा। जैसे जगह बन गई, अब इनको सर्वाइव होने के लिए, ये दे कैन इजीली सर्वाइव नाउ, है ना, तो ये जो जगह बन रही है ये रूट कैप बना रहा है। तो ये ऐसे ड्रिलिंग मशीन टाइप इसको इमेजिन करो, ये ऐसा ड्रिल मशीन टाइप अंदर की तरफ मूव हो रहा है, दर 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 दर, ठीक है। अब वो ड्रिलिंग मशीन पे कैसा है ना, ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहता है थोड़ा सा, और अंदर की तरफ अगर मूव हो रहा है तो उसको प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी ज्यादा होती है, हाई नंबर और हाई अमाउंट ऑफ गोल्जी। यहाँ गोल्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये जब वो पढ़ेंगे अपन ना, नहीं मैं एक्चुअली सेल में भी पढ़ाती हुई है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को मैं सेल में भी बोलती हूँ कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म और रूट टिप यानी रूट कैप वाला रीजन, यहाँ गोल्जी बॉडी बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहती है, क्योंकि गोल्जी इसको हेल्प करता है अंदर की तरफ मूव करने में। गोल्जी के ऐसे सिक्रीशंस है जो इसको हेल्प करेगा अंदर की तरफ प्रोट्यूड होने में और अच्छे से, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है। रूट कैप प्रोटेक्ट करता है रूट एपेक्स को, मेरिस्टम रीजन को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये लिविंग सेल है, ये लिविंग सेल है, कोई भी ये ना समझे कि ये डेड सेल है, ये लिविंग सेल होता है बेटा, ठीक है। अब हम अगला बढ़ते हैं मेरिस्टम वाले जोन पे। मेरिस्टम की अगर हम बात कर दें तो मेरिस्टम होता है अपने पास डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टम को इधर की तरफ लिख दूं, चलेगा, जरूर चलेगा, नहीं चलेगा तो हम चलाएंगे। लेट मी मार्क मेरिस्टम हेयर। यहाँ मेरे पास प्रेजेंट रहती है बहुत सारी डिवाइडिंग सेल्स,
सबसे पहला पॉइंट है ना, जो कंटिन्यू डिवाइड होगी। भाई मैंने बताया था एनाटॉमी पढ़ाते टाइम, अब तुमको मेरिस्टम जब जोन आएगा, मैं इसीलिए पहले एनाटॉमी पढ़ाती हूँ। मेरिस्टम, लिविंग, डेड, पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये वर्ड्स जो आ रहे हैं इनको समझने के लिए पहले तुम्हें एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। अब मेरिस्टम बताया था मैंने तुमको, जिसका सरनेम मेरिस्टम हुआ वो क्या होगी, जीवन भर डिवाइड करती रहेगी, जीवन भर नई बनती रहेगी। तो कंटिन्यूअसली न्यू सेल्स विल बी फॉर्म्ड, कंटिन्यू टू ग्रो, नई सेल बनती जाएगी भाई। ठीक है, नई नई सेल बनती जाएगी। अगला पार्ट आओ, इलोंगेशन वाला। इलोंगेशन के अंदर क्या होता है, ये लेंथ बढ़ाता है, ये कितना रूट का लेंथ होना चाहिए, कितना अंदर तक डीप वो डेवलप करना चाहती है, वो चीज के बारे में। तो इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ रूट्स। रूट इलोंगेट करने में हेल्प करता है बेटा, ठीक है, इलोंगेशन में हेल्प करता है। सेकंड, ये एनर्जी, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव सिंथेसिस, यहाँ सबसे ज्यादा, क्योंकि इलोंगेशन वाला रीजन है ना, कितना रूट को अंदर तक ड्वेल करते जाना है ये इसके हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और एनर्जी को हम किस करेंसी में लेते हैं, एनर्जी करेंसी कौन होती है भाई अपने पास, एटीपी। High amount of energy is required, high amount of ATP is required, more amount of ATP is required। सारे सेंटेंस सही है, सारे सेंटेंस सही है। अब आता है जोन ऑफ मेच्योरेशन। जोन ऑफ मेच्योरेशन के अंदर क्या होगा, अब ये कंप्लीट फुल्ली फॉर्म्ड है, मेच्योर्ड लीव्स, मेच्योर्ड रीजन। अब मेच्योर्ड रीजन है तो ये क्या काम करेगी, आगे की तरफ फैलेगी, लेटरल ब्रांचेस निकालेगी अपनी, ठीक है, रूट हेयर निकालेगी। फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर स्कैटर करते जाएंगे और अंदर की तरफ प्रोट्यूड होते जाएंगे। ये अपने पास आ गए रूट हेयर, दीज आर रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या करते जाएंगे, अंदर की तरफ प्रोट्यूड होते जाएंगे। मोर एब्जॉर्प्शन, ये जो मेच्योर रीजन होता है, यहाँ देयर इज एक्सेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, मोर एब्जॉर्प्शन। बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, हाई लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन होना किसका है, पानी, मिनरल्स, ठीक है। तो अब ये कोई बच्चा ना पूछे कि मैम एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है, खाना तो करेगा नहीं, पानी ही करता है, पानी के साथ आते हैं मिनरल्स, तो वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। कंप्लीट है ये, समझ में आ गया सभी को, आई होप समझ में आ गया हो, है ना। अब हम इसके वो देखते हैं एक एक को, देखो, इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट। अब ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन कर चुकी हूँ, बट स्टिल इफ यू डू नॉट नो हाउ टू राइट दिस, हाउ टू मेक दिस, तो देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं डायग्राम में लिख देती हूँ, these are specific points and these are sufficient points, इतने पॉइंट्स होने ही चाहिए, these are sufficient points, you can easily remember these points। तो मैं इसीलिए डायग्राम में लिख देती हूँ ताकि तुम्हारे लिए भी इजी हो। हाँ, अगर तुम्हें लिखना ही है तो तुम लिख भी सकते हो, रूट कैप का अलग से डालो और उस पर रूट कैप की भाषा लिख दो, जितने पॉइंट्स मैंने रूट कैप में लिखवाए वो यहाँ लिख दो, जितने मैंने मेरिस्टेमेटिक रीजन में लिखवाऊंगी वो यहाँ लिख दो। तो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू राइट। मैं यूजुअली थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देती हूँ। चलिए, इट इज ओनली अ फ्यू 1 to few मीटर इन लेंथ। मेरिस्टेमेटिक रीजन ज्यादा बड़ा बनाया ही नहीं था, जरा सा बनाया था। लाई पार्शियली विद इन एंड पार्शियली बियॉन्ड द रूट कैप, थोड़ा आधा रूट कैप की तरफ वाला रीजन भी होता है पर रूट कैप के ऊपर होता है ना। प्रॉक्सिमल टू रूट कैप, प्रॉक्सिमल टू रूट कैप यानी रूट कैप के पास में कौन सा रीजन है, मेरिस्टम, ठीक है। तो वो वाला रीजन, वो वाली बात कर रहा है।
दे ऑल्सो possess, अब जोन ऑफ इलोंगेशन की बात कर देते हैं। इलोंगेशन में क्या है, पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, यहाँ भी चीजें एब्जॉर्ब होती है, पर इलोंगेशन यूजुअली, क्योंकि यहाँ रूट हेयर नहीं है ना, अगर आप इलोंगेशन वाला जोन देखो, यहाँ रूट हेयर प्रेजेंट नहीं है, नहीं होते, रूट हेयर होते हैं मेच्योर रीजन में। तो जो इलोंगेशन वाला है ये यूजुअली इलोंगेशन में ही हेल्प करता है, रूट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, उसको डीप एम्बेड करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास रीजन ऑफ रूट हेयर यानी मेच्योरेशन रीजन। It is above the region of elongation and bear a cluster of very fine tubular outgrowth known as root hair. Root hair को bear करता है, root hair इस पे लगे हुए होते हैं, lateral roots, root hair complete surrounded by. Zone of maturation, this is the region of major part of roots and no change occur in these cells of the region. ठीक है, it forms the permanent zone of the root and give out lateral roots. Lateral roots देगा, root hair निकालेगा, तो ये protrudings जितनी निकल रही है सब की सब mature region से निकल रही है, कोई भी रूट कैप से नहीं निकल रहा, कोई भी इलोंगेशन से नहीं निकल रहा। जितनी चीजें तुमको नहीं मिलेगी, जितना लेटरल ब्रांच देख लो, सेकेंडरी ब्रांच बोल दो, लेटरल ब्रांच है सेकेंडरी ब्रांच ओनली। ठीक है, तो लेटरल ब्रांच हो गई अपने पास, रूट हेयर हो गया अपने पास, तो जितनी चीजें हैं दीज ऑल थिंग्स आर प्रोट्रूडिंग फ्रॉम मैच्योर रीजन। क्लियर? चलो अगला बढ़ते हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम आ जाता है। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम में हमने 3 रीजन पढ़ने हैं। पहला टैप रूट सिस्टम, सबने पढ़ा है, बड़ा अच्छा लगता है ये बचपन में, है ना। टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, चल एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, छोटा छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी। ठीक है, या है वो का डायग्राम भी नहीं है, ये आ जाता है मेरे पास। जब एक ही रूट है और उस रूट से रूट हेयर निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट के अंदर आप ये देखते हो कि एक प्राइमरी रूट है और उसके बाहर सेकेंडरी रूट ज्यादा नहीं होती। ठीक है, फाइब्रस रूट के अंदर क्या होता है देखना, फाइब्रस रूट यानी एक प्राइमरी ग्रोथ निकलती है, रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलती है, पर ये प्राइमरी रूट जो होगी ये डिमिनिश हो जाती है, ये दिखती नहीं है एक टाइम के बाद, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेकेंडरी रूट्स बना देती है, ये बहुत ज्यादा सेकेंडरी रूट्स बना देती है। तो अब तुमको प्राइमरी रीजन नहीं दिखेगा, दैट डजंट मीन कि यहाँ प्राइमरी रीजन होता ही नहीं है। ठीक है, बात क्लेरिफाई रखना अपने दिमाग में, प्राइमरी रीजन दोनों में ही है, बस यहाँ पे प्राइमरी रीजन बहुत ही तरीके से विजिबल रहता है। दिस इज प्राइमरी और उसके बाद बनेंगे वो होगा सेकेंडरी रूट। इसके बाद अगर कोई भी रूट बनती है फर्दर मोर, तो वो हो जाएगी आपके पास सेकेंडरी रूट। ठीक है, पर अगर मैं बात करती हूँ फाइब्रस में, तो फाइब्रस में बहुत ही स्मॉल पर स्टिल प्राइमरी रूट होती है बेटा जी, बट एक टाइम के बाद वो दिखना बंद हो जाती है, और फिर जब वो अपनी लेटरल ब्रांचेस खोलती है तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई कौन, फाइब्रस रूट। नेक्स्ट आती है मेरे पास एडवेंटिशियस रूट्स। ये प्लांट के कोई भी अदर हिस्से से बनने वाला, जैसे कि कई बार ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है या अंडरग्राउंड लीफ तो नहीं होती, स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम से ये प्रोट्रूड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा पार्ट एडवेंटिशियस। ऐसी रूट्स arising from other plant part rather than रेडिकल। भाई रेडिकल का इसमें काम नहीं है,
रेडिकल से नहीं ज्वाइंट है, ठीक है, ये रेडिकल रीजन से निकल ही नहीं रहा। ये कहाँ से निकल रहा है, या तो स्टेम से निकलेगा या ये कोई भी शूट वाले एरिया से निकल जाएगा, पर ये रेडिकल का पार्ट नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी रूट से डेवलप हो जाएगा, पर ये रेडिकल का पार्ट अभी भी नहीं है, प्राइमरी रूट इसमें नहीं होता, ठीक है। ब्रांच से कई बार रूट निकलना शुरू हो जाती है, तो वो होता है अपने पास एडवेंटिशियस रूट्स। तो टैप रूट डेवलप फ्रॉम सीड, रेडिकल वाले रीजन से डेवलप होने वाला, डेवलप फ्रॉम सीड रेडिकल, प्रॉपर रेडिकल से डेवलप हो रहा है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। देखो प्राइमरी रूट दिखती है, होती तो है, पर बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है। हायर प्लांट्स में जाते जाओगे नहीं दिखेगी वो प्रॉपर। एंड मेनली यूनिफॉर्म थिकनिंग रूट्स अपीयर फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से एक यूनिफॉर्म सारी की सारी सेम ही रूट्स दिखती जा रही है, ठीक है। तो एक रूट निकलती है प्राइमरी, पर वो फिर दिखती नहीं है, प्राइमरी गायब हो जाती है, ठीक है। एडवेंटिशियस डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट द सीड रेडिकल। सीड रेडिकल के अलावा कहीं से भी डेवलप हो जाने वाली रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अगला बढ़ते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ रूट्स। पहला इज एनकरेज यानी पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना है, पानी को छोड़ना नहीं है। एनकरेज मतलब होता है कि, और प्लस सपोर्ट। एनकरेजेस कि जैसे ना, अगर पेड़ है ना, रूट अगर इस तरीके से हो गई कि अगर जड़ें अंदर की तरफ प्रोट्यूड ही नहीं करी, स्टेबलाइज ही नहीं हुई, तो दिक्कत क्या होगी कि पेड़ जो होगा वही सीधा नहीं खड़ा रह पाएगा, है ना। हवा आएगी, पेड़ गिर जाएगा, मर जाएगा, खत्म कहानी। तो रूट्स को हमें ऐसा बनाना होता है ताकि वो पेड़ को पकड़ सके, है ना। वो इतना ज्यादा सॉइल को पकड़ती है ताकि वो पेड़ भी उस पे अच्छे से अटैच रह सके, ठीक है। तो दे शुड बी दैट मच एनकरेज, यानी कि वो इतना ज्यादा उनका कैपेसिटी होना चाहिए टू होल्ड द सॉइल सो दैट द स्टेम कुड बी इरेक्ट, वो स्टैंडिंग रह सके, है ना। नहीं तो स्टेम ही गिरता रहेगा इधर उधर, तो वो नहीं होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन करती है भाई? वाटर मिनरल। नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना, यूनिडायरेक्शनल होती है रूट्स। यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ ऊपर की तरफ, तो फ्रॉम बेस टू टिप एक ही तरफ पानी को लेके जाएगी, ठीक है। यूनि मतलब वन डायरेक्शन, बैंड है ना एक। वन डायरेक्शन, ठीक है, तो एक ही तरफ लेके जाने का। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं बेटा आपके पास? ये आ जाते हैं आपके, जैसे ऑक्सिन हो गया, जितने भी आपके पास प्लांट हार्मोन आते हैं ना, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ये आपके पास जितने भी प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स का भी सिंथेसिस कहां से होता है? सॉरी प्लांट ग्रोथ का भी सिंथेसिस कहां से होता है? रूट वाले एरिया से, ठीक है। तो ये रूट ही है जो सारी चीजें संभाल रही है, तो ये रूट के ही हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस। चले आगे। ओके, अब आता है मेरे पास मॉडिफिकेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ लिसन दिस विद फुल अटेंशन। ये नहीं चाहिए कि मैम नहीं सुना, नहीं किया, ये नहीं, वो नहीं, सुनो इसको, ठीक है। क्या करता है देखो, रूट अब अलग अलग तरीके की रूट्स है ना। सबसे पहला रूट का टाइप क्या आ जाएगा मेरे पास? Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions or other than absorption. Absorption से हमेशा अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। एंड दिस इज व्हाई वी कॉल दिस मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस, ठीक है। अब मेरे को अगर कोई चीज मिल रही है, वो चेंज्ड मिल रही है, रूट तो है ही, रूट का काम क्या है? पानी, वो मिनरल एब्जॉर्ब करना, पर उसके अलावा भी अगर वो कुछ काम कर रही है तो मैं तो उसको सपोर्ट करूंगी, बहुत बढ़िया, आगे चलो, बढ़ते रहो, कदम से कदम मिलाते जाओ।
एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसके अलावा वो और काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया, ये चाहिए मुझे तो। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। टैप रूट ऑफ द कैरेट टर्निप आर एडवेंटिशियस रूट्स, ये देखो जो टैप रूट आ जाता है आपका कैरेट और टर्निप का, टैप रूट अभी बताया ना कि लेटरल एक प्राइमरी रूट है, उससे सेकेंडरी रूट्स डेवलप हो रही हैं, तो वो आ जाता है बेटा आपका टैप रूट वाला इज योर एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड। कई बार क्या होता है, ये जो टैप रूट होती है, ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट के अंदर क्या दिखाता है ये, टैप रूट के अंदर क्या दिखाता है, ये कैसा मॉडिफिकेशन होता है कि इसमें यहाँ पे स्टोरेज करने लगता है ये स्टोरेज, यानी जब तुम देखोगे ना स्वीट पोटैटो बेस्ट एग्जांपल, स्वीट पोटैटो जो होता है आपका वो फूल जाता है, स्वोलन हो जाता है, जैसे ऐसा होता है वो, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्वीट पोटैटो का, है ना। तो वो जो स्वीट पोटैटो है वो कुछ ऐसा स्वोलन दिखता है, अब है तो वो रूट ही, अब तुम खा रहे हो रूट खा रहे हो तो कुछ गलत तो ना हो रहा है, नहीं रूट ही है, बट रूट का मॉडिफाइड फॉर्म है, सारा का सारा अपने अंदर स्टोरेज प्रोवाइड कर लेगा, इसको जितना खाना पीना चाहिए सब ले लेगा ये, तो ये काम आता है स्टोरेज में, है मॉडिफाइड रूट, ठीक है, बट इट हेल्प्स, इट फंक्शंस एज स्टोरेज, सारी चीजें खा लेगा। Have you ever wondered what are those hanging structures like support and banyan tree? These are called prop roots. Prop roots क्या होता है बेटा, prop roots ऐसी roots होती है जो कि जैसे banyan tree की है, अगर मैं बात करूं बरगद का पेड़, हम बनाते हैं थोड़ा सा बरगद, ऐसा होता है ना, और इसकी जो रूट्स होती है, क्योंकि इस ये ना भारी इतना होता है, इसकी ब्रांचेस इतनी हैवी होती है कि उसको सपोर्ट करने के लिए रूट्स इसकी मदद करती है। अगेन रूट्स कैसी है, एडवेंटिशियस रूट्स है, ये ब्रांचेस से निकलती है और अंदर की तरफ डिवेल होती है, समझना मैं क्या बोल रही हूँ, इसकी जो ब्रांच है उससे रूट डेवलप होगी और वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी, ऐसे दिख रहा है, दूसरा कलर लूं, रुको मैं बताती हूँ, ब्रांच है, इसकी जो ब्रांचेस होंगी, लेट्स से ये ब्रांचेस है, तो ये ब्रांचेस क्या करती है, ये ब्रांचेस सपोर्ट के लिए ये रूट के जैसा फंक्शन करती है, तो ये ग्राउंड में एंटर हो जाती है। जब हमको बरगद का पेड़ दिखता है ना ऐसा, ये ऐसा ही तो दिखता है, ये जो हमको इस तरीके से दिखता है बरगद के पेड़ पे, ये क्या है, ये एडवेंटिशियस रूट्स है, क्योंकि ये रेडिकल से डेवलप नहीं हुई, ये कहां से डेवलप हुई, ये इन्हीं की ब्रांचेस से डेवलप हो गई, और क्यों डेवलप हुई, बिकॉज ऑफ सपोर्ट, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दी प्लांट, ठीक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये क्या है बेटा जी आपके पास, व्हाट आर दीज आर एडवेंटिशियस रूट, और ये एडवेंटिशियस रूट क्या काम करती है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दी प्लांट। तो सबसे पहले, और इन रूट्स को हम कहते हैं एंड आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, दीज आर प्रॉप रूट्स, दीज आर, कहां लिखूं, ठीक है, तो तुम्हारे पास सबसे पहला कौन आ गया, सबसे पहला तो तुमने स्टोरेज का देख लिया है, टैप रूट में स्टोरेज, सेकंड तुमने क्या देख लिया, प्रॉप रूट, अब थर्ड तुम क्या देखोगे, सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगरकेन हैव सपोर्टिंग रूट कम आउट ऑफ देयर लोअर नोड्स of these stems and these are called stilt roots,
बनाती हूँ मैं स्टिल्ट भी, वहां तो नहीं बन पाएगा, बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। चलो इधर देखो, ये आपके पास शुगर केन, शुगर केन के बीच में होता है इस तरीके से नोड्स इंटरनोड्स, है ना? कभी देखा हो गन्ना, दिस इज गन्ना। अब रूट्स इसकी नॉर्मल है, इसको कोई दिक्कत थी नहीं कभी, है ना? इसके नॉर्मल रूट्स है, इसकी नॉर्मल रूट्स हमेशा से प्रेजेंट थी। पर हुआ क्या कि इसका जो अगर आप गन्ने को देखो बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, है ना? और बहुत थिन उनका स्टेम रहता है। तो अब थिन स्टेम पे कितना टाइम तक वो खड़ा रहेगा? उसको सपोर्ट भी तो चाहिए, अगर हवा तेज आई तो वो गिर सकता है। और उस सपोर्ट के लिए उसको क्या रहता है कि कई बार उसके नोड से समटाइम्स ये जो नोड वाला रीजन है यहां से रूट डेवलप हो जाती है। अगेन क्या है बेटा, क्योंकि ये रेडिकल से डेवलप नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। तो ये वापस एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है? नोड से डेवलप हो गई, तो नोड से मेरे पास जब रूट डेवलप हो गई और वो अब रूट के जैसे ही काम कर रही है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है? ऐसी रूट्स को हम नाम देते हैं थर्ड टाइप, इसको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। These are called stilt root, ठीक है? कि ये एडिशनल रूट्स है, ये नोड से बनी है। तो यहां देखो क्या बोलता है ये, these are arise from the lower node of the stem and are called stilt root। हो गया हमारे पास थर्ड, ठीक है? नेक्स्ट, in some plants such as rhizophora growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards and are called nematophores। Very important। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम दी फॉर द रेस्पिरेशन। देखो बेटा, अब हुआ क्या कि प्लांट में अभी इन सबका पेड़ तुमको दिखाऊंगी मैं बाहर की तरफ, वो नेक्स्ट स्लाइड में है इनकी फोटोग्राफ भी, पर मैं चाहती हूँ तुम लोग समझ जाओगे तो यहीं से ही समझ लो। चलो, क्या बोलता है कि प्लांट के कई बार ऐसा हो जाता है कि प्लांट का ये जो पूरा रीजन रहता है, यहाँ पे ना रूट बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो जाती है, यानी ऐसे तो नीचे की तरफ पाई जाती है, ऐसे तो नीचे बढ़नी चाहिए, पर यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कई बार रूट्स ना ऊपर की तरफ आ जाती है, ऐसे नीचे की ही रूट्स है ऊपर की तरफ आ गई। क्यों? क्योंकि ये स्वम्पी एरियाज में रहती है। स्वम्पी एरियाज यानी इनको क्या है, पानी वानी मिलता नहीं है, पानी एक्स्ट्रा मिलता है, सॉरी, पानी एक्स्ट्रा मिलता है। अब इतना नीचे पानी है, यहाँ नीचे पानी इतना ज्यादा होता है कि ये नीचे की तरफ ना ये जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती, रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं कर पाती। अब जब इनका रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होगा तो एनर्जी कैसे बनेगी? रेस्पिरेशन इज नेसेसरी, एनर्जी बनाने का प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या करती है ये ऊपर की तरफ प्रोट्यूड होना शुरू हो जाती है, ये जमीन से बाहर आना शुरू हो जाती है, ठीक है? रूट्स तो अभी भी रूट्स ही है, पर रूट्स अब क्या करेंगी, जमीन से बाहर आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसका थोड़ा और अच्छा स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी होती है, बीच बीच से इनमें गैप होता है, दिख रहा है? और इन गैप्स के कारण, ये गैप्स जो होता है यही है निमेटोफोर्स। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं निमेटोफोर्स। तो निमेटोफोर्स क्या हुआ अपने पास, ऐसे रूट्स जो कि स्वम्पी एरियाज के प्लांट्स में रहते हैं, मतलब मैनग्रोव्स, है ना, जहां पानी बहुत ज्यादा है। अब पानी इतना ज्यादा है कि वो एकदम स्वम्प एरिया है, यानी वहां पे अगर मैं कोई प्लांट डेवलप करना चाहूं तो वो प्लांट डेवलप हो ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस अगर उसकी मॉडिफाइड रूट ना हो तो, क्योंकि इतना ज्यादा वो पानी पानी है, कैसे रहेगा बेचारा? तैरेगा तो है नहीं, पेड़ है, पेड़ कैसे तैरेगा? ठीक है? तो इसीलिए वो क्या करता है, अपनी रूट्स को बाहर की तरफ प्रोट्यूड कर देता है कि भाई बाहर जाओ, तुम तो हवा लो कम से कम, ठीक है? तो वो एयर फिर ट्रैप कर लेती है। और वो एयर कैसे ट्रैप करती है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं तुमको ये गैप वाला रीजन, ये गैप,
इन गैप्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस कंप्लीट हो सकता है और इन्हीं को हम कहते हैं निमेटोफोर्स। दीज आर नोन एज निमेटोफोर्स। ठीक है, तो ये जितनी रूट्स हैं दीज आर कॉल्ड निमेटोफोर्स। चलो ये देखो डायग्राम। डायग्राम में देखो सबसे पहला आता है आपके पास एस्पेरगस। यहाँ पे आपको देखो मिलेगा कि किस तरीके से रूट्स जो है वो कंप्लीट, जैसे अपने अभी बात करी थी ना उसकी, कौन था वो, नहीं शुगर केन नहीं, स्टोरेज का, सपोर्ट एंड स्टोरेज, इसमें आएगा बेटा ये एस्पेरगस सबसे पहला। ठीक है, हाँ ये देखो स्टोरेज लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास ये जो कैरेट, टर्निप, ये देखो ये है टैप रूट्स ही हैं, पर टैप रूट्स क्या कर रही है, इतना ज्यादा स्वोलन हो जाती है कई बार, है ना, ये आगे की तरफ डिवाइड ना होके ये खुद ही खाना खाती जाती है, स्वोलन हो जाती है, फूल जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास ये निमेटोफोर्स वाला डायग्राम। ऊपर देखो अब ये पेड़ यही है, पर पेड़ के है ना नीचे की तरफ ऐसा ऐसा सींग टाइप खड़े हो गए, थ्रोन्स टाइप। ये थ्रोन्स नहीं है, ये ऐसा लगता है कि नया पेड़ है, ये नया पेड़ भी नहीं है, ये उसी पेड़ की जड़ें हैं। ठीक है, जो इतना स्वॉम्प बेयर ही नहीं कर पाती तो वो ऊपर की तरफ प्रोट्यूड होना शुरू हो जाती है। तो निमेटोफोर्स एंड राइजोफोरा एग्जांपल याद रखेंगे। ठीक है, राइजोफोरा इज इंपॉर्टेंट। निमेटोफोर पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी मॉडिफिकेशंस हटवा दिया है, अब मॉडिफिकेशंस पे क्या ही दे देंगे, ये हटवा तो दिया ही है ये टॉपिक, तो मॉडिफिकेशंस में तुमको या तो ज्यादा से ज्यादा निमेटोफोर्स दे देंगे, निमेटोफोर का एग्जांपल दे देंगे, सिंपल। चलो स्टेम की बात करते हैं। अब स्टेम में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहला स्टेम का स्ट्रक्चर जान लो। इट इज मेन स्ट्रक्चरल एक्सेल वेस्क्यूलर प्लांट, इट सपोर्ट्स द लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सबको सपोर्ट करने का काम करेगा भाई। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व्ड substances between the roots and the shoot via xylem and phloem respectively. Store nutrients, कितने काम आ गए इसके, अगला आदमी क्या क्या काम करेगा, तो न्यूट्रिएंट भी स्टोर कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, जाइलम फ्लोएम को भी लेके चल रहा है। देख रहे हो तुम स्टेम का काम, तो स्टेम ये सारा काम करती है। ठीक है, एरियल पार्ट पे प्रेजेंट रहती है। अगर मैं इसकी थोड़ी बहुत और क्वालिटीज लिख दूं, वैसे आ जाएगी मोर्फोलॉजी, हाँ आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक कहाँ गई मोटिफिकेशन, यहाँ क्या डायरेक्ट यही है कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके चलो, तो इसके साथ ही लिख लो। और एक और क्या क्या काम करेगा, सबसे पहला अगर मैं बात करती हूँ ये एरियल पार्ट में रहता है, सबसे पहला एरियल पार्ट में पाया जाएगा प्लांट के, मोस्टली, है ना, मोस्टली तुम ऊपर ही देखोगे जो स्टेम वाला रीजन है, बट कई बार मॉडिफाइड वर्जन में अंडरग्राउंड भी पाया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाएगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाएगा, और ऐसा ही ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाएगा। ठीक है, पानी से भी ऐसा कुछ लगाव है नहीं इसको, जड़ें हैं ना पानी के लिए, तो ये इतना ज्यादा वो भी नहीं देखेगा। ये जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी की तरफ नहीं, ग्रेविटी से दूर अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ये इस तरीके से मूवमेंट दिखाएगा। अगला आता है जाइलम फ्लोएम, इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी इसमें पानी का भी ट्रांसपोर्ट होगा और फूड का भी ट्रांसपोर्ट होगा, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, बाई डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी दोनों तरफ मूवमेंट दिखा सकता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, इन बोथ डायरेक्शन, ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब खाना जो है, ऑब्वियस ही बात है, देखो खाना रूट को भी पहुंच सॉरी
खाना रूट को भी पहुंच रहा है, लीफ बना रही है, रूट को भी पहुंच रहा है, ऊपर की तरफ में मूव करेगा, नीचे की तरफ में मूव करेगा। पानी जो है वो सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी जाइलम यूनिडायरेक्शनल होगा, फ्लोएम बायडायरेक्शनल होगा। ठीक है। स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल रीजन, अभी बात हो ही गई। इपिकोटाइल ऑफ एम्ब्रियो, ये आप और डिटेल में पढ़ोगे, इपिकोटाइल प्लूम्यूल का ही पार्ट है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में। ठीक। नेक्स्ट, इट इज जनरली एरियल, अभी अपन ने लिख लिया। असेंडिंग पार्ट, ऊपर की तरफ जा रहा है। एपेक्स बेयर अ टर्मिनल बड फॉर ग्रोथ इन लेंथ, अब ऐसे बड भी होती है इसके ऊपर। अगर मैं ये प्लांट बनाती हूं तो यहाँ ये एपेक्स पे बड प्रेजेंट होती है। और इसको हम कहते हैं एपिकल बड। तो इस पे प्रॉपर बड डेवलप हो रही है। कई बार एक्सेलरी बड भी होती है, वो मैं बना देती हूँ। जैसे कई बार नोड पे भी बड डेवलप हो जाती है, तो इस बड को हम कहते हैं एक्सेलरी बड। डेवलप ऑन नोड है ना, एपेकल, डेवलप ऑन एपेक्स। एपिकल एक्सेलरी। ठीक है। स्टेम बेयर लीफ फ्लावर फ्रूट, ये सब तो स्टेम रखता ही है अपने पास। ठीक है। इट कंडक्ट वाटर मिनरल, वाटर मिनरल की अभी अपन ने बात ही कर ली। वाटर मिनरल जहां होगा वहां जाइलम फ्लोएम की बात करे बगैर वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। दोनों ही चीजें यहाँ पे भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, सेकेंडरी रूट्स क्या करता है, लार्ज इन नंबर ऑफ प्लांट स्टोर फूड। अभी अपन यही देखेंगे मॉडिफिकेशन में, है ना, यही चीजें हम मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे। कॉम्स पढ़ेंगे, ये ट्यूबर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप शुगर केन का पढ़ेंगे, शुगर जो स्टोर करके रख सकता है। सुक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन वाले जो प्लांट्स होते हैं, ये कैसे कंप्लीट होते हैं। ये जीरोफिटिक कंडीशन वाले प्लांट्स होते हैं, ये पानी स्टोर करके रखते हैं। भाई इनके पास पानी है ही नहीं, ड्राई कंडीशन में है, तो जितना मिले उसको तो स्टोर करके रख लो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये वो वाले प्लांट्स, इन सभी के बारे में अभी अपन मॉडिफिकेशन में बात कर लेते हैं। एक एक करके यहां से ही समझा देती हूँ। चलो, पहला आता है राइजोम, या एक साथ ही कर लेते हैं, रीड भी करते जाते हैं और अभी आ ही जाएगा राइजोम भी, है ना, नहीं तो एक एक करके डिफिकल्ट होगा तुम लोगों के लिए भी। The stem may not always be typically like what you expect it to be. Many times, whatever you expect doesn't always turns into reality. Okay, but many times it goes what you think. It do goes as what you wanted. So it's not every time the expected results. कि हर बार एरियल रहे, as I said earlier, कि हर बार एरियल रहे, it's not necessary. ठीक है। They are modified to perform different function. Underground stems, चलो भाई पहला ही आ गया। Underground stems such as potato, ginger, turmeric, ये जमीन कंद, हाँ भाई बहुत ही बढ़िया नाम, जमीन कंद। कोलोकेसिया, कोलोकेसिया क्या होता है, अरबी, अरबी देखिए वो, तो कोलोकेसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। बेटा ये कैसे मॉडिफाइड होती है, राइजोम्स, है ना, ये इसी का पॉइंट है, राइजोम। ये मॉडिफाइड कैसे है, ये इसका स्टेम वाला रीजन है और ये अंदर की तरफ फूली हुई रहती है और इसी के साथ साथ इसके ऊपर ऐसे रहेगी। देखो मैं अगर तुमको अच्छा स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट रहेगी। ऐसा ही होता है, राइट। अब लोग इसको देख के कह देंगे कि मैम ये तो मॉडिफाइड वो लग रहा है, मेरे को तो ये दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है।
लोग कई कई बच्चे ऐसे कह देंगे कि मैम ये तो मुझे ना वैसी दिख रही है, कैसी दिख रही है, ये तो मुझे रूट ही दिख रही है जो स्टोरेज में हेल्प कर सकती हो, वैसी रूट दिख रही है, पर बेटा वो रूट नहीं है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ तुमको दो लाइन दिखती है, ये दिस इज इंटरनोड एंड दिस इज नोड वाला रीजन, तो यहाँ आ जाता है आपके पास इंटरनोड। दो नोड्स के बीच का रीजन होता है ना इंटरनोड, तो ये आपके पास इंटरनोड वाला रीजन आता है। ये वाला आपके पास इंटरनोड वाला रीजन है ये। तो अभी देखना अरबी की शक्ल देखना आज घर जाके, उस पे लाइन 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 बनी हुई रहेगी, वो इंटरनोड्स हैं, ठीक है। और मैंने ये स्पष्ट साफ अक्षरों में बोला था कि इंटरनोड और नोड आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। स्टेम में चाहे तो यहाँ लिख भी लो, ये भूलोगे नहीं तो। प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड्स। नोड्स इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, ही प्रेजेंट होते हैं। अब इस पे नोड इंटरनोड अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है स्टेम है, और स्टेम क्योंकि ये सोलन इसलिए है क्योंकि इसने स्टोर कर लिया फूड, खाना पीना सब स्टोर करके बैठी है ये, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड हो चुका है। दे ऑल्सो, अब देखो अगला, ठीक है। तो पहला आपके पास राइजोम, सेकंड आता है इट ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन फॉर पेनिट्रेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इनका एक हिस्सा, क्योंकि इतनी ज्यादा अंडरग्राउंड होती है, कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण भी अंडरग्राउंड चली जाती है, बट मोस्टली ये मॉडिफाइड वर्जन है, हमको दिखती है ये चीज, तो ये आ जाता है आपके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स के कारण हम इनको कहते हैं। अब जिंजर में भी देखोगे, अदरक को देखोगे ना, तो अदरक पे भी लाइन 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 दिखेगी, जिसमें लाइन कंटिन्यूस वे में बन रही है, वो कहीं ना कहीं नोड और इंटरनोड है, ठीक है। पोटैटो में तुम देखोगे कि उसके ऊपर है ना छोटे छोटा बड डेवलप हो रहा है, आई डेवलप हो रहा है, कभी रूट पे देखा है बड डेवलप होता हुआ? अगर पोटैटो अंडरग्राउंड रूट होता तो उस पे कभी बड डेवलप होता देखा है? बड कैसे डेवलप हो रहा है? बड सिर्फ किस पे डेवलप हो सकता है? स्टेम पे। तो जब बड सिर्फ स्टेम पे डेवलप हो सकता है, तुम किस हिसाब से कह रहे हो कि पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड रूट है? कनेक्शन है हर चीज का। पोटैटो अंडरग्राउंड है, ठीक है, पर वो अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, क्योंकि उस पे छोटी छोटी आपको बड दिखेगा, आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं ना, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज करते हैं उसको। ओके, स्टेम। टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स क्या होती है? क्लाइंबिंग, क्रीपी वाली, जो सिलेंड्रिकल इस तरीके से घूमती जाए, ठीक है, ग्रेप वाइन में जिस तरीके की होती है। अगेन एक्सिलरी वर्ड है बेटा, ये भी एक्सिलरी ही है, ये भी एक्सिलरी ही है, पोटैटो का भी एग्जाम्पल एक्सिलरी, ये भी एक्सिलरी। Slender and spirally coiled and help plant to climb such as in gourds, cucumber हो गया, pumpkin हो गया, watermelon हो गया, grapevines हो गया। इनमें कैसा होता है कि एक ये आपके पास प्लांट है और इस प्लांट से इस तरीके से वो ऐसा जाती जाएगी, ऐसा ही होता है, ऐसी ही होती है टेंड्रिल्स हमारे पास, तो यही है टेंड्रिल्स। These are tendrils, ये आगे की तरफ मूव करेगी। ये है टेंड्रिल्स, क्रीपी, क्रॉली, क्लाइंबिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास the axillary bud of stem may also get modified into woody, straight and pointed thorns। चलो भाई बात करते हैं मेरा फेवरेट कैक्टस। ये होता है कैक्टस, है ना। इस कैक्टस के की खास बात ये है कि कैक्टस की जो लीफ होती है ना बेटा जी, ये बहुत ज्यादा स्पाइकी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, दीज आर लीफ। और लीफ क्या करती है, अपने आप को थ्रोन में मॉडिफाई कर देती है, पानी तो इसने छोड़ना नहीं है, जीरो फिटिक कंडीशन है, कैक्टस ग्रो कहाँ होता है?
ड्राई कंडीशंस में, वहीं तो ग्रो होता है ना ये डेजर्ट्स वगैरह में। तो लीफ जो होती है इसकी वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो तो थ्रोन्स बन गई, स्पाइन्स, थ्रोन्स, ये तो थ्रोन्स बन जाती है। और बचा क्या, ये जो हम ग्रीन वाला हिस्सा इसका देखते हैं, इस ग्रीन हिस्से को हम कहते हैं, दिस ग्रीन वाला जो रीजन है, दिस इज आवर स्टेम। अब ये ग्रीन हिस्सा क्या काम करता है, ये फूड भी स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ये वाटर स्टोर कर लेता है, ये क्लोरोफिल कंटेन करता है, तभी ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ क्लोरोफिल तुमको मिलेगा, ठीक। फिर ये क्या काम कर रहा है, ये फूड वाटर स्टोर कर रहा है, फूड स्टोर कर लेता है, खाना पीना सब स्टोर कर रहा है, और इसको हम कहते हैं थ्रोन्स। तो यहाँ हुआ क्या कि स्टेम ऐसे मॉडिफाई हो गई कि वो इस तरीके से बल्ब 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 बनाती जाती है, ठीक है। तो इस स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। थर्ड मॉडिफिकेशन इज थ्रोन्स, ठीक है। नेक्स्ट, Thorns are found in many plants such as citrus हो गया, bougainvillea हो गया. They protect the plant from browsing animals. Some plant in arid region modify their stem into flattened or fleshy cylindrical structure. They contain chlorophyll. Thorns और लिखती हूँ, bougainvillea वाला भी लिख लेते हैं पॉइंट। कई बार क्या होता है कि जो प्लांट की लीफ होती है बेटा, उस लीफ के ऊपर तुम सोच के देखो, या लीफ, या मैं कह सकती हूँ पत्ता बना, पत्ता। थ्रोन्स ये नहीं है, यहाँ पे फाइलोक्लेड लिखना, इस पे फाइलोक्लेड लिखना, ठीक है। याद नहीं रहा, मैंने पहले ये बता दिया तुमको, थ्रोन्स वाला भी बता दूं, पहले फाइलोक्लेड लिख लेना, ठीक है। फाइलोक्लेड क्या है आपका, ये वाला, सम रीजन, सम प्लांट्स एरिड रीजन वाले मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू, जैसे ओपेंशिया में होता है, या फिर आपका इस पे भी आपको कैक्टस में भी दिखेगा, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और ये क्या होते हैं, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होते हैं कि जो इनकी लीफ है ना वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड हो जाती है। लीफ जो होती है वो ऐसे मॉडिफाई होती है कि वो पॉइंट्स थ्रोन्स की फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं थ्रोन्स की, तो ये बेटा जी आपका ऐसा हो जाता है कि ये ना आपका स्टेम ही है, और वो स्टेम बहुत ज्यादा थ्रोनी हो जाती है। और थ्रोन्स इसीलिए हो जाता है, थ्रोन्स इसीलिए हो जाती है, पॉइंटेड इसीलिए हो जाती है ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस रोक सके। तो टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, तो जो जेरोफिटिक कंडीशन होती है ना वहां पे ये थ्रोन्स भी मिलेंगे, थ्रोन्स भी मिलते हैं, जैसे सिट्रस हो गया, ये थ्रोन्स वाला मॉडिफिकेशन भी मिलेगा, फाइलोक्लेड वाला मॉडिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो फाइलोक्लेड जो आता है आपके पास, ये ओपेंशिया वाला रीजन, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग, ये आ गया, ठीक है, ये थ्रोन्स हेल्प करेगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, underground stem of some plants such as grasses and strawberry etc spread to new niches where old plants die and new plants are formed. अब यहाँ क्या होता है देखो, ओके, अंडरग्राउंड कई बार क्या होता है, जैसे आप ग्रासेस को देखते हो, तो ग्रासेस कैसी होती है, इस तरीके की, ठीक है। अब ये ग्रासेस की रूट्स है, अब ये क्या करेगी बेटा, ये ना अगर इनका कोई भी हिस्सा, ये इसके स्टेम वाला रीजन ही है, अब ये स्टेम वाला रीजन ना एक ही जगह पे स्पेसिफाइड नहीं रहता, ये जहां गिर गया, जहां पे ये बैठा है वहां पे एक नया लीफ ग्रो करना शुरू हो जाएगा, जहां ये बैठा है वहां एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूअस स्प्रेड होता जाता है, कंटिन्यूअस स्प्रेड होता जाता है। और ऐसी चीज हमको दिखती है कहाँ पे, स्ट्रॉबेरी हो गया अपना, या ग्रास हो गया, कि अगर ओल्ड पार्ट मर गया, ठीक है, लेट्स से प्लांट का कोई भी हिस्सा जल जाता है, मर जाता है, तो वो जहां नई जगह गिरेगा वहां पे एक नया प्लांट बना लेगा। तो इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मीन, वेरी इंपॉर्टेंट,
मिंट का कई बार पूछ लेता है क्योंकि ये lateral branches arise from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downwards to touch the ground. देखो भाई मिंट का बताती हूँ, है ना, ये मान लो तुम्हारा प्लांट है, ये तुम्हारा मिंट का प्लांट है। ये मिंट का प्लांट क्या करता है कि इस तरीके से पहले तो अपना आराम से बैठा है, बट कुछ टाइम में क्या करता है ये इस तरीके से एक डाउनवर्ड्स बनाता है। खैर ये तो डाउनवर्ड एक बेंडिंग बनाएगा और जहां पे इसकी ये लेटरल स्टेम टच कर गई वहां एक नया मिंट का प्लांट उगा देगा। जहां पे फिर वापस ये एक डाउनवर्ड स्टेम दिखाएगा, फिर जहां इसकी मिंट टच, जहां पे ये टच हो गया ना बेटा जी ग्राउंड पे, जैसे ही ये टच कर जाता है ग्राउंड पे एक नया मिंट का प्लांट आ जाएगा, एक नया जैस्मिन का प्लांट आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे तो ठीक है, स्टेम नॉर्मली चल रही है वो ठीक है, पर ग्राउंड के जैसे ही टच हो गई वहां एक नया प्लांट, ग्राउंड के जैसे ही टच हो गई वहां एक नया प्लांट, ऐसे। नेक्स्ट, lateral branches with short internodes and each node bear a rosette of leaf and tuft of root and is aquatic like Empistia and Ecornia. अच्छा ये होता है अपने पास टेरर ऑफ बंगाल वाला आ जाता है एग्जाम्पल। देखो बेटा ये क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टफ्ट ऑफ रोसेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। रोसेट लाइक स्ट्रक्चर यानी, मेरे पॉइंट नंबर कौन से चल रहा था, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया मिंट और वाला, और अब मैं सिक्स्थ बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, अच्छा ये भी तो था, ये फिफ्थ था, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और अभी मैं बता रही हूँ वो है सेवेंथ। क्या बोलता है ये कि कई प्लांट्स के अंदर, जैसे अगर मैं बात करती हूँ वाटर प्लांट्स, ये मेजरली वाटर ही होते हैं, तो वाटर प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चे कि है ना, प्लांट ग्रो होता है, स्टेम ही है वो, अभी भी स्टेम ही है, पर वो इतनी सुंदर स्टेम ग्रो होती है कि ऐसा लगता है जैसे प्लांट है। एरियल वाटर प्लांट होता है तो थोड़ा सा वायलेंट होता है, तो एकदम ऐसा लगता है कि यार इतना सुंदर प्लांट है, इसका फ्लावर बहुत सुंदर होता है, पर ये क्या करता है पता है, ये बहुत जल्दी फैलता है। तो कई बार क्या होता है कि हम, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी इकॉर्निया की, तो इकॉर्निया क्या करता है बेटा, इकॉर्निया जो है अगर आपने इकॉर्निया को फेंक दिया पानी के अंदर, तो पानी में फेंकते ही ये बहुत जल्दी फैल जाएगा और ऐसा टफ्ट यानी कि एक रोजेट बना देगा। रोजेट यानी इकट्ठा होकर खड़ा हो जाएगा, ये ऐसा, ये इस तरीके से एक साथ में पेयरिंग बनाता है। तो ये बहुत बड़ा होता है ये, और सोच के देखो अगर ये इस तरीके का पूरा पानी में फैल जाए तो नीचे की एक्वेटिक लाइफ तो पूरी तबाह, मरी जाएगी। वो सोच रहे हैं लाइट आएगी, लाइट तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना वाइड एरिया, वास्ट एरिया पे फैल चुका है कि लाइट तो आ ही नहीं सकती। तो यहाँ लाइट तो आती ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है बेटा कि ये, जैसे कि अपने टेरर ऑफ बंगाल में हमने ये चीज, हम इसको पढ़ाते हैं टेरर ऑफ बंगाल, कि बंगाल में सबसे पहले देखा गया था कि ये पानी में डाल दिया, अब ये लगा इतना सुंदर कि यार बड़ा सुंदर प्लांट उग गया, पर ये प्लांट ना उगा नहीं था, ये वीड टाइप था, ये स्टेम थी जो कंटिन्यू फैले जा रही है और एक्वेटिक लाइफ को तबाह कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इन बनाना एंड पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम the lateral branches originate from the basal underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out oblique upward, giving rise to leafy shoots. Okay, ये सिमिलर होता है, ये ऐसा सा ही स्ट्रक्चर दिखेगा इनका। कैसा? बनाना का बता रही हूं मैं, है ना, बनाना पाइनएप्पल्स, इनमें क्या होता है, ये सेम ऐसा ही प्लांट है, ये अंडर इस तरीके से ग्रो हो रहा है। ये जो स्टेम वाला रीजन है, स्टेम वाला रीजन अपवर्ड ग्रो करती है इसकी स्टेम, और अपवर्ड जहां ग्राउंड को टच कर जाएगी वहां एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। अपवर्ड से जहां ग्राउंड को टच कर गई वहां एक नया प्लांट, अपवर्ड मूव कर जाती है और जहां ग्राउंड को टच कर गई वहां एक नया प्लांट। तो अब तुम सोच के देखो, जो अपन ने इसमें किया था ना मिंट में, यहाँ अंडरग्राउंड स्टेम चलती है, वहां ओवरग्राउंड स्टेम चलती है, ऊपर मूव करेगी, पहले स्टेम ऊपर की तरफ प्रोट्यूड होगी और फिर जहां पे नीचे की तरफ बेंड आर्क आया वहां पे एक नया प्लांट, फिर ऊपर मूव करेगी, फिर नीचे जाएगी तो एक नया प्लांट,
ऐसे ग्रो कर सकता है ये, ठीक है। ये देखो आपके पास आ जाते हैं ये स्ट्रक्चर्स, ये बोगेनविलिया देखो स्पाइन थ्रोन्स के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। ये तो राइजोम बता ही दिए हैं मैंने, एक्सिलरी बट टेंड्रिल्स, और ये आ जाता है आपके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये रूट पूरी तरीके से फैलती जाएंगी, रूट्स क्या स्टेम, ठीक है। तो अब तुम देखो कि स्टेम किस तरीके से मॉडिफाई हो रही है, स्टेम किस तरीके से मॉडिफाई हो रही है ना, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में अपन इसको यही रैप करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे लीफ का मॉर्फोलॉजी। यहाँ तक आपको जो समझ में नहीं आया, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हो, डाउट क्लास अटेंड करो, डाउट पूछो जितने आपको पूछने हैं। ओके एवरीवन, हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, और थोड़ी एक दो फैमिलीज की तरफ जाते हैं, और भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्लीज डू कंटिन्यू वॉच द सीरीज। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।